क्या आपको ये पता है कि गिल और रोहित के बार बार मना करने के बावजूद गौतम गंभीर ने जबरदस्ती ईशान किशन को चौथे नंबर पर प्रमोट किया। ये वही हाल हो रहा है जो 2007 वर्ल्ड कप से पहले ग्रेग चैपल ने इंडिया का किया था, जब ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि भुवनेश्वर और शमी को 1 या 2 सीरीज दी जा सकती है ताकि वर्ल्ड कप का बैकअप बनाया जा सके। तो फिर क्यों गुरनूर ब्रार और शिवम दुबे को वनडे खिलाया गया? T20 में तो हम चैंपियंस होने के बावजूद जलील हुए हैं और इस पर बहुत सारी बात हो चुकी है, लेकिन आज बात वनडे में हो रही उस जलालत की करेंगे जो रोहित विराट के बावजूद हम खेल रहे हैं। यानी कुछ तो है जो इस टीम को खोखला करता जा रहा है। तो दोस्तों, एक लंबे वक्त के बाद आप सभी का स्वागत है। इधर कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, जिसका रीजन ये था कि थोड़ा शांति में समय बिताया जा रहा था और हमने सोचा कि स्वागत भी आप लोगों का किस तरीके से किया जाए। हमने सोचा था कि भारत इंग्लैंड को वनडे में हराकर ये दिखा देगा कि शेर अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, अभी भी उनमें दम है। लेकिन जो हमारी गेंदबाजी है उसने पूरे तरीके से सोच समझ करके रखा हुआ है कि हमारे सीनियर प्लेयर्स को भी टारगेट इतना बड़ा दिया जाए कि वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, तब भी न जीत पाए। बैटिंग भी हमारी फ्लॉप है, बॉलिंग भी हमारी फ्लॉप है। टीम सिलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं, कोचिंग पर सवाल उठ रहे हैं। सीनियर प्लेयर्स और कोचेस के दरमियान एक गैप बन चुका है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। टीम के एनवायरनमेंट पर सवाल उठ रहे हैं, स्किल्स पर सवाल उठ रहे हैं, माइंडसेट पर सवाल उठ रहे हैं, इंटेंट पर सवाल उठ रहे हैं। और इन सभी का अगर एक मिक्सचर बना दिया जाए तो उसका नतीजा यह है कि हम आयरलैंड से T20 सीरीज में क्लीन स्वीप हुए, इंग्लैंड से T20 सीरीज में क्लीन स्वीप हुए और वनडे में क्लीन स्वीप होते होते बाल बचे। बुरी तरीके से वनडे सीरीज हारे हैं, लेकिन उसको भी बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। अब ये कोई टफ फाइट नहीं होती। जो टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेली हो और अगला वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों में सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हो, उसका इस तरीके से हारना ये दिखाता है कि टीम एक तरीके से सेटल नहीं हो पा रही। अब ऐसे में एक बड़े मुकाबले में भले ही कितना छोटा टारगेट डिफेंड करना, कामयाबी हासिल नहीं होने वाली। दोस्तों, लॉर्ड्स में 338 रनों का पीछा करना एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह शुरू हुआ था, क्योंकि टॉप ऑर्डर ने शानदार बल्लेबाजी करके जीत का भ्रम तो पैदा कर दिया था। लेकिन फिर जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज आए, उन्होंने ऐसा खेल दिखाया कि पूछिए ही मत। बस यही था इस पूरे वनडे सीरीज का ड्रामा। यानी टॉप ऑर्डर कुछ भी कर ले, मिडिल और लोअर ऑर्डर बस टाइम काटने आया हुआ था इंग्लैंड। पहला मसला ही है मिडिल ऑर्डर बैटिंग। इस तीसरे वनडे में शुरुआत तो बिल्कुल शानदार थी और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा जो अपने रिटायरमेंट की अफवाहों के बोझ तले बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने 110 गेंदों पर 138 रनों की बेहतरीन पारी खेली। दूसरे छोर पर कप्तान शुभमन गिल ने 84 गेंदों पर 77 रन बनाए। विराट कोहली ने 60 गेंदों पर 74 बनाए। इसके बाद 39वें ओवर में स्कोर बोर्ड पर भारत का 260 रन पर 2 विकेट का शानदार स्कोर था। ऐसा लग रहा था कि चेज तो बस फॉर्मेलिटी है, लेकिन जैसे ही जैकब बैथल ने रोहित शर्मा को बोल्ड कर दी, उसी पल से पूरा खेल एकदम पलट गया और उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स हो गया, क्योंकि श्रेयस अय्यर महज 3 गेंदों पर बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। किशन ने 12 गेंदों में महज 14 रन बनाकर अपनी पारी को लंबा खींचा और फिर पवेलियन लौट गए। वहीं केएल राहुल ने 8 गेंदों पर 12 रन बनाए। टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर 289 रन बनाए थे और वहां से जीत की उम्मीद थी, लेकिन आने वाले मिडिल ऑर्डर ने पूरी तरह से लापरवाही भरी बल्लेबाजी करते हुए एक आसान सी चेज को भी बोझिल और नामुमकिन बना दी, क्योंकि वहां पर हर कोई घबराया हुआ था और उनके बीच कोई तालमेल नहीं था। ये इसलिए हुआ क्योंकि गंभीर अंकल जबरदस्ती ईशान किशन को नंबर 4 पर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे अय्यर और राहुल दोनों का ऑर्डर खराब हो रहा है। ईशान वनडे के एक अच्छे बैट्समैन हो सकते हैं, बशर्ते वो ओपनिंग करे तो, वरना उनकी टीम में जगह नहीं बनती। दूसरा है माइंडलेस अल्ट्रा एग्रेसिव इंटेंट। जब बीच में विकेट गिरने लगे और वो क्रिटिकल ट्रांजिशन का दौर था, तो उस वक्त टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि आने वाले बल्लेबाज एक एंकर की भूमिका निभाते, लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो हुआ वो पूरी तरह से बेसिर पैर की अल्ट्रा एग्रेसिव इंटेंट थी, जिसने टीम को बर्बाद कर दिया। मैनेजमेंट ने लगातार बैटिंग ऑर्डर में हेरफेर करने की जो कोशिशें की, उससे केएल राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज भी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी फिक्स पोजीशन क्या है। बल्लेबाजों ने पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करने के बजाय हवाई शॉट लगाने शुरू कर दिए। बल्लेबाजों ने धीमी होती पिच को पढ़ने में पूरी गलती की। तीसरी थी इंग्लिश स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रोटेट करने में नाकाम। भारतीय बल्लेबाजों की आदिल रशीद के खिलाफ स्ट्राइक रोटेट करने में पूरी तरीके से नाकामी एक बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक थी। राशिद ने अपने 8 ओवर में 64 रन देकर भले ही सिर्फ एक विकेट लिया, लेकिन उन्होंने जिस अद्भुत नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की, उसमें उन्होंने पूरी तरीके से भारतीय बल्लेबाजों पर नकेल डाल दी और उन्हें अपनी मर्जी से खेलने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इन मिडिल ओवर के दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने डॉट बॉल्स का एक पहाड़ खड़ा कर दिया और इन प्रेशर ने मिडिल ऑर्डर को इतना कमजोर कर दिया कि बल्लेबाजों ने बाद में तेज गेंदबाजों के खिलाफ बेतहाशा बाउंड्री करने की कोशिश की और अपनी विकेट गंवा बैठे। अब बात आती है नौबत आई ही क्यों?
क्योंकि हमारी लेजेंडरी बॉलिंग ने जो 4 चांद लगाए थे, जिस पल जसप्रीत बुमराह को टीम से बाहर होना पड़ा, उसी पल भारतीय गेंदबाजी का पूरा रुतबा ही गायब हो गया, क्योंकि बुमराह को दूसरे वनडे के दौरान उनके बाएं घुटने में सूजन आ गई थी और इसी वजह से वह इस निर्णायक मैच में नहीं खेल पाए। अपने इस सबसे बड़े सितारे के बिना पूरी बॉलिंग यूनिट बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आ रही थी, मानो उनका कोई भरोसा ही नहीं था और हर कोई अपनी अपनी धुन में गेंदबाजी कर रहा था। टीम मैनेजमेंट ने मैदान पर 4 तेज गेंदबाजों को उतारा, जिनमें अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव और गुरनूर बराड़ शामिल थे और इन चारों के पास मिलाकर महज 51 वनडे मैचों का अनुभव था, जो अपने आप में एक बड़ी कमी थी। बाकी के तेज गेंदबाजों में ना तो टैक्टिकल वेरिएशन था और ना ही वो स्किल थी और ना ही वो लीडरशिप थी जो इंग्लैंड की पिच पर रनों के अंबार को रोकने के लिए जरूरी होती है। वो लगातार अपनी लाइन और लेंथ खोते रहे, किसी ने कंसिस्टेंट बॉलिंग नहीं की। सिलेक्शन से पहले जब आईपीएल खत्म हो चुका था तब इंटरनल खबर पक्की थी कि काल सीरीज के लिए शमी और भुवी दोनों को मौका दिया जाने वाला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में ये दोनों बेहद ही कारगर साबित होने वाले। लेकिन इस पर भी गौती भाई को दिक्कत थी। उनका मानना था कि अब आगे बढ़ने का समय है, इसलिए बराड़ और हर्षित को मौका दिया जाना चाहिए। बस उनकी जिद का नतीजा हम देख ही रहे हैं। हमारे गेंदबाजों ने डेथ में पिटने का नया शौक भी पाल लिया है। उन्होंने इतनी बार अपनी यॉर्कर लेंथ को बार बार मिस किया और उन्होंने इतनी स्लो और प्रेडिक्टेबल डिलीवरीज डाली कि बल्लेबाजों को ये पता चल चुका था कि उनके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि गेंद उनके बल्ले पर बिल्कुल सही जगह पर आकर के बैठ रही थी। भारत ने आखिरी 10 ओवर में यानी 41 से 85 ओवर के बीच 126 रनों का ऐसा स्कोर कंसीड की, जो वनडे क्रिकेट के इतिहास में इस स्टेज में उनका तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है और ये अपने आप में एक बड़ी शर्मनाक बात। आखिरी 2 ओवर्स में तो इंग्लिश फिनिशर्स ने भारतीय गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि उन्होंने 39 रन लूट ली, जिसमें जोस बटलर का बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों 41 रन नाबाद बनाकर 315.38 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। 97 रन तो अकेले बराड़ ने दिए। प्रसिद्ध ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन आखिर अपनी पहचान कौन ही भूल सकता है। तो बाद के 4 ओवर्स में उन्होंने भी जमकर मार खाई। इसी की बात कर लेते हैं। बराड़ ने सोचा नहीं होगा कि जिस लॉर्ड्स की नेचुरल स्लैप से आसानी से फायदा मिल सकता है, वहां उन्होंने अपने 10 ओवरों में 97 रन देकर एक भी विकेट नहीं ली और उनकी ये गेंदबाजी पूरी तरीके से बेअसर रही। प्रिंस यादव ने भले ही एक विकेट लिया, लेकिन उन्होंने अपने 10 ओवरों में 79 रन दे डाले, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट तो निकाले, लेकिन 69 रन देने में भी नहीं चूके। जब आपके फ्रंट लाइन गेंदबाज लगभग 8 और 10 रन प्रति ओवर के इकोनॉमी रेट से रन देते हैं, फिर आप पार्ट टाइमर्स को गेंद देने से डरते हैं। मिडिल ओवर्स में हमारी नाकामी भी बड़ी वजह बनी इस सीरीज के हारने की, यानी कि हम मिडिल ऑर्डर बैटिंग और मिडिल ऑर्डर बॉलिंग दोनों में जो है पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। इंग्लैंड के विकेट हमने जब भी जल्दी निकाले, उसके बावजूद हम मिडिल ओवर में लगातार इनइफेक्टिव रहे हैं। इसकी वजह है डिफेंसिव कप्तानी। हम रन रोकने पर ज्यादा बिलीव करते हैं विकेट लेने की बजाय, और बैटिंग में इसका उल्टा हो रहा है। हम इनिंग बिल्ड करने की बजाय मारामारी में ज्यादा भरोसा रख रहे हैं। इसी चीज की बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी कि इंटेंट के नाम पर हमारे पास एक अच्छा बहाना होता है कि हम टीम के लिए खेल रहे हैं, तो इंटेंट के चक्कर में आउट हो। ऊपर से एक और चीज जो भारत को बहुत बुरी खली है इस वनडे सीरीज में, वो है अर्शदीप की इंडिविजुअल फॉर्म। उनसे जो उम्मीदें थी, जिस उम्मीद के तहत उनको तैयार किया जा रहा था 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए, वो ना तो T20 में काम कर रहे हैं और ना ही ODI में। उनकी गेंदबाजी से जो लगातार इनकंसिस्टेंट लाइन और लेंथ की शिकायत आती रहती है, वो अब तक जारी रहे। मुझे नहीं लगता है कि उसके पीछे वो कुछ काम करने वाले हैं। वैसे गेंदबाज हैं जो शुरुआती ओवर्स में स्विंग के भरोसे बैठे रहते। अगर पिच पर स्विंग नहीं हो तो अर्शदीप सिंह का बॉलिंग करना किसी काम का नहीं होता। तो अब उनसे 10 ओवर में 60, 70, 80 रन हर मैच के मान के चली। तो दोस्तों, ये वो कारण थे जिन्होंने भारत को वनडे में भी पीछे कर दिया। भले ही हमारे पास बुमराह, विराट और रोहित तीनों एक साथ खेल रहे हैं, तभी हमारा वनडे जीतना कितना मुश्किल हो चुका है और आगे का सफर कुछ खास नजर नहीं आ रहा। जब तक हम अपनी बैटिंग को कम से कम ये मौका न दें कि खुद को सेटल कर ले, इसके लिए जरूरी है कि ईशान किशन को बाहर किया जाए, श्रेयस को नंबर 4, राहुल को नंबर 5 पर सेट किया जाए। गेंदबाजी में भी मोहम्मद शमी की जरूरत कितनी है ये आपको पता लग चुकी है। आप क्यों जबरदस्ती बराड़ को खिलाकर उनका कॉन्फिडेंस लो कर रहे हैं? और मुझे ये समझ में नहीं आया कि शिवम दुबे के पीछे भी ऐसी क्या मोहब्बत गौतम गंभीर को, इनको लगातार वनडे में मौके दिए जा रहे हैं। आप रेड्डी को ले आते, किसी और ऑलराउंडर को ट्राई करते जो बैटिंग अच्छा करना जानता हो, जिसकी टेक्निक हो, जो फुटवर्क पर भरोसा करता हो। शिवम दुबे का वही है, पांव चलते नहीं, बस बल्ला घूमता रहता है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर होगा, क्योंकि अब गंभीर पर भी तलवार लटकने वाली है। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।